नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट जो कि दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन है जो कि इसमें आरंभ हो चुका है, उसमें हम लोग सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चलिए, तो उसी क्रम में आज का जो हमारा पेपर है फरवरी 2016 का एग्जामिनेशन पेपर है, जिसमें हम लोग बाल विकास अर्थात सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि सिंपल लैंग्वेज में और सरल भाषा हम लोग समझ सकें। इससे पहले हम लोगों ने 2014 और 2015 का सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई, आप उसको अवश्य एक बार जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहाँ प्रश्न दिखता रहेगा, बाकी यहाँ से हम आंसर देखते रहेंगे। ठीक है, मतलब आपको बताते रहेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए। भारत में अधिकांश भाषाएं बहुभाषी होती है, कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि जो कक्षाएं होती है भारत में, ठीक है, अधिकांश कक्षाओं में बहुभाषा, मतलब बच्चे जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो अलग अलग भाषाओं को वो बोलते हैं। ठीक है, इसे शिक्षक किस प्रकार देखेगा। देखिए, कोई अगर मलयालम बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई उर्दू, कोई तेलुगु, कोई इंग्लिश, तो शिक्षक को चाहिए कि उन सभी भाषाओं का समावेशन कर दे और एक दूसरे से बच्चे सीखे, अर्थात संसाधन। ठीक है, संसाधन के रूप में देखना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से सीखें। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, शिक्षक क्या देखेगा, संसाधन के रूप में। समस्या नहीं होनी होगा इसका, और इसका ना ही परेशानी होगा ना ही बाधा होगा। जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वो अलग अलग भाषाओं को सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, वही आपको आंसर बताएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जैसे अगर कोई शिक्षार्थी गलती कर दिया, आप खुद बताइए, कोई चीज आप सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप घर बनाना सीख रहे हैं, मिट्टी का घर टूट गया, तो अगली बार जब बनाएंगे जहां से टूटा रहेगा वहां सावधानी बरतेंगे, आगे बना लेंगे। आगे फिर टूट गया तो फिर जब अगली बार बनाएंगे तो वहां सावधानी बरतेंगे। अर्थात आप गलतियों से सीखते जाते हैं और हर एक बार जब आप गलती करेंगे तो आपको एक और मौका मिल जाएगा सीखने का। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर प्राप्त करता है। ठीक, तो सेकंड का भी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर ले लेना है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो सब गलत है। अगला प्रश्न लिखा है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अर्थात ऐसे कौन दार्शनिक थे या ऐसे कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे अपने संसार की रचना स्वयं करते हैं। तो ये कहा था जीन पियाजे ने। ठीक है, किसने कहा था, जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे ने ही ये जो है वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ऐसा होता है कि जिसमें टीचर अपने मन का नहीं, बच्चों के रुचि के अनुसार पढ़ाए, बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए, उनकी रुचियों का ध्यान रखे, उनकी विभिन्नताओं का ध्यान रखे। अर्थात इसमें जब पढ़ेंगे तो लिखा है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व हो, यानी कि बच्चे बराबर पार्टिसिपेट करें और उनकी बातों को सुना जाए, ऐसा नहीं कि उनको डांट के बैठा दिया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बाकी, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन आपको बता रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन का आपको मतलब समझा रहे हैं और उस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या ढूंढना है ये बता रहे हैं। उससे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, आपको अदर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, अब उस समस्या को हल करना है या सॉल्व करना है तो शिक्षक किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस। हालांकि इसका आंसर ये होगा कि जैसे अगर बहुत बड़ी समस्या है तो उस समस्या को छोटे छोटे भाग में करके बच्चों से कहे बेटा अब धीरे धीरे सॉल्व करो। जैसे मान लीजिए कोई बहुत कह रहा है कि 50 तक पहाड़ा याद करो, याद तो कर नहीं सकता, तो बच्चों को पहले बताए गिनती याद करो, फिर 1 का पढ़ा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, यानी कि छोटे छोटे रूप में वो सिखाए। जैसे आपको अगर वाक्य पढ़ाना है तो पहले अक्षर पढ़ाइए, फिर अक्षर में मात्राओं को लगाना सिखाइए। ऐसे ही छोटे छोटे प्रारूप में करके आप बड़ी समस्या समाधान कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे और फिर उसे कराए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अदर ऑप्शन पढ़िए, देखिए आपको दिखाएगा, पहला लिख रहा है कोई भी सहायता न देकर, ऐसा तो होगा ही नहीं। फिर लिखा है कि उस पर एक भाषण देकर, बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, प्रतियोगिता नहीं करवानी भैया, बच्चों का अवलोकन कराना है और उनसे कार्य करवाना है। तो जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन बोल रहा है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, ये क्या होगा? एक बात बताइए, जैसे अगर अभी आपसे आपको कहा जाए कोई कहानी बताई जाए, हाँ कोई कहानी, आप बड़े हैं, कोई कहानी बताई जाए एक पन्ने की, तो क्या आप उस कहानी को अक्षरता बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आप अपने शब्दों में उससे अच्छा बता ले जाएं या उससे खराब, लेकिन सेम टू सेम वैसे तो नहीं बता सकते। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो हम बच्चे को बताए हैं एकदम सेम टू सेम वैसा बताएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये क्या है? ये तो एक समस्या हो गई। क्या हो गई? सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, मैंने आपको कल बताया था जो बड़ा रहता है वो भी सत्य होता है। कह रहा है कि समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अर्थात उसमें बच्चा अपना भी दिमाग लगाएगा, वो चीजों को हो सकता है अपने शब्दों में कहे, तो जैसे आपने कहा है वैसे वो नहीं कह पाएगा। तो ये अपेक्षा करना बिल्कुल ही गलत है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन के अनुसार हम केवल आंसर तक पहुंचना बता रहे हैं, अदर ऑप्शन पे आपको फोकस नहीं करना है। आप एग्जामिनेशन में करिएगा, फिर आप एनालाइज कीजिएगा कि इस क्वेश्चन के अनुसार हमें किस पे जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी विषय पर या किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, जैसे मान लीजिए अगर ये सीखने का वक्र है, ठीक है, ये वक्र है, हमने कहा कि बेटा समूह में सीखो, तो बताइए क्या बच्चा नहीं सीखेगा? सीखेगा ना। सीखने का मतलब उसकी नॉलेज बढ़ेगी, अर्थात वक्र हमारा ऊपर जाएगा, यानी कि हम और प्रोन्नत करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, अर्थात बेहतर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्लियर है? चलिए देखिए इसमें लिखा है स्थिरता नहीं, अवनत नहीं, समान नहीं, बढ़ता है भाई, यानी कि बेहतर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। देखिए किसी व्यक्ति का कोई भी विकास हो, हाँ समय ले सकता है लेकिन क्रमानुसार होगा। जैसे पहले उसको अक्षर आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर वाक्य आएगा। पहले उसको संख्याओं को ठोस रूप में सिखाना पड़ेगा, फिर प्रतीक रूप में, फिर वो गिनती सीखेगा, फिर पहाड़ा सीखेगा, फिर जोड़ घटाव सीखेगा, अर्थात क्रमिक और व्यवस्थित रूप से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रमिक यानी कि 1 by 1, स्टेप टू स्टेप और एक स्टेप वाइज होगा। ठीक है, मैनेजमेंट रूप में एकदम क्रमिक और व्यवस्थित रूप में जो है हमारा विकास होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो इसका 8वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बाकी सभी जो आप देख लीजिए वो राइट नहीं है। जैसे पहला लिखा है अव्यवस्थित, होगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि एक हाथ बड़ा हो जाएगा फिर दूसरा हाथ बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। अप्रत्याशित भी नहीं होगा और एड़ी से चोटी भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला प्रश्न, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? देखिए कौन सा उचित है, तो बड़ा वाला ऑप्शन पकड़िए पहले। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक और जो सांस्कृतिक महत्व है वो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल डेवलपमेंट को बहुत प्रॉफिट देता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। अदर ऑप्शन आप देखें, विकास एकल आयामी है, नहीं भैया एकल नहीं है, ये बहुआयामी है। विकास पृथक होता है, नहीं, मिलके होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिख दिया। अगर मृत्यु लिखता तो सही होता। विकास जब बच्चा पैदा होता है तभी से प्रारंभ हो जाता है। बच्चा पैदा छोड़िए, माँ के पेट में ही उसका विकास होना शुरू होता है और जीवन पर्यंत मृत्यु तक विकास होता है। अगर यहाँ मृत्यु लिखता ना तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाता है, लेकिन मृत्यु लिखा नहीं है, उसने लिखा जन्म हुआ खत्म, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए 10वां क्वेश्चन, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? देखिए क्यों होती है, पहला नंबर ऑप्शन पढ़िए, जन्मजात विशेषताओं के कारण। अच्छा बताइए, कोई जन्म से मान लीजिए उच्च कुलीन में हो गया, अगर वो पढ़े लिखे ना तो क्या विद्वान हो जाएगा? नहीं ना।
तो ये गलत हो गया। वंशानुक्रमण और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण, ये बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ वंशानुगत लक्षण हमारे अंदर आते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं। जैसे वंशानुक्रम, हमें 2 आंखें होंगी, हाथ पैर नाक मुंह कान सब होगा, और आसपास के वातावरण से, स्कूल से, कॉलेज से, दोस्त यार मित्र से हम पढ़ाई लिखाई सीखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, यानी कि वंशानुक्रमण और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण हम अच्छे से सीखते हैं। बाकी अदर ऑप्शन आपके गलत हैं। देखिए, बच्चे के सामाजिककरण में परिवार की डैश भूमिका है। परिवार की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यानी कि परिवार की बहुत मुख्य भूमिका है। 11 का हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, इसमें तो हमें सोचना ही नहीं है। बच्चे के विकास में परिवार की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। जैसे अगर जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होगा, आप जब जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें है प्राक संक्रियात्मक और आपका ये औपचारिक, फिर अनौपचारिक, मूर्त, अमूर्त। तो जिसमें मूर्त वाला स्टेट होता है, इसमें बच्चा वर्गीकरण करने लगता है, ठीक, या चीजों को अपने हिसाब से अलग करने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्ची कहती है, क्या कहती है? धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अच्छा बताइए, बच्ची क्या कर रही है? बच्ची कर रही है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े धूप में ही क्यों सूखते हैं? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि गर्मी के कारण, अर्थात कार्य हुआ कारण, कार्य और कारण, किसके कारण? धूप के कारण। तो वो किसका चिंतन कर रही है? कार्य और कारण का। तो 13 नंबर का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, धूप में कपड़े क्यों सूखे भैया? क्योंकि गर्मी लग रही थी। अगला, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, बजाय के, मतलब किस प्रकार भिन्न होता है? जैसे अगर अभी आप बच्चे, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर आप बच्चे से कहते हैं बेटा लो 1 गिलास तुम दूध पी लो, तो पी लिया। अगले दिन मान लीजिए आप उसको कटोरे में देंगे ना, उतना ही दूध, मान लीजिए 1 लीटर दूध इधर भी है, 1 लीटर दूध इधर भी है, लेकिन बच्चा नहीं लेगा, वो ढकेल देगा, कहेगा ना 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 हमको नहीं चाहिए, हमको ये बड़ा वाला चाहिए। लेकिन जो बड़े होते हैं वो समझ जाएंगे। अर्थात बच्चा क्या समझता है? पहले आकार। ठीक है, बच्चा आकार, और समझना किसका चाहिए? उसको समझना उसको चाहिए मात्रा। ठीक है, और मतलब प्रकार लिखा है, प्रकार और मात्रा। ध्यान समझिएगा, सवाल आपसे पूछा था कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार सोचता है, तो बच्चे प्रकार के हिसाब से सोचते हैं, मात्रा के बजाय। मतलब वो मात्रा को वैल्यू नहीं देते, वो प्रकार पे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन अपने उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए 15 नंबर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? मतलब भाई क्या ऐसा है जिसमें सहायता टीचर द्वारा दी जा रही है या किसी अनुभवी लोग द्वारा, जो नए आए हैं उनको सहायता दी जा रही है? पहला नंबर, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण, प्रश्न पूछने को बढ़ावा देने के लिए बिना स्पष्टीकरण देना। प्रश्न पूछना तो ठीक था, लेकिन ये बिना स्पष्टीकरण ये गलत हो गया। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या लास्ट अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो सहायता देने वाला यही है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, जहां बच्चा फंस रहा है उसको सहायता दीजिए, संकेत दीजिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार। देखिए वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सिद्धांत दिया था, ये कल भी पेपर में आया था। तो जो वाइगोस्की का सिद्धांत है वो सामाजिक का सिद्धांत है, और समाज में जब हम जाएंगे आपस में बातचीत करेंगे तभी तो क्या नॉलेज बढ़ेगी, अर्थात परस्पर। तो जहां शब्द परस्पर आएगा उसका आंसर यही होगा। तो ऑप्शन देखिए 3rd नंबर, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने एज के बच्चों से और बड़ों से बातचीत करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या करा है, कोहेल वर्ग ने प्रस्तुत किया है। तो कोहेल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है, डिसिप्लिन का, ये आप ध्यान रख रहिएगा। अनुशासन मतलब नैतिकता का, ठीक है, मोरल वैल्यू का। तो कोहेल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, ये आप जानते रहिए। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर। देखिए, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष का मतलब बालकों के अनुसार शिक्षण कार्यक्रम होगा, बालकों की रुचि के अनुसार पढ़ाई होगी, उनको खेल भी कराया जाएगा, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, उनको प्रश्न करने का मौका दिया जाएगा, जब वो गलती करेंगे तो उनकी प्रशंसा की जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें कक्षा कक्ष में होती हैं बाल केंद्रित। तो इसमें आप सेकंड ऑप्शन देखिए, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यानी कि हर समूह को बराबर मौका दे रही है, ठीक है। ये जो हमारा है ये बाल केंद्रित है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे वो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि गलती क्यों हो रही है इसमें। तो हमारा जो 18 का सेकंड नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अपने अगले प्रश्न तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा 19वां नंबर क्या कह रहा है, बुद्धि है। क्या है बुद्धि? एक अकेला और जाति विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सामर्थ्य मतलब कैपेबिलिटी, हमारी, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग में अच्छा हो गया, कोई मैथमेटिक्स में हो गया, कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया। तो बुद्धि जो है सामर्थ्यों का समुच्चय है। जिसको आपने ज्यादा डेवलप कर लिया वही आप में जो क्वालिटी है वो आ जाएगी। अगर आप प्लेयर बन गए तो प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। तो क्या है, सामर्थ्यों का समुच्चय है। जिस समुच्चय को हम ज्यादा बढ़ाएंगे वो हमारे में एबिलिटी आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं 20, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। देखिए बचपन में क्या होता है ना, जैसे आप बच्चों को कहेंगे बेटा वो कुत्ता है कुत्ता, तो आदमी को कुत्ता कहने लगता है। या जैसे होता है ना कि जैसे आप सुनते होंगे कि कई जैसे अगर आप आपका जैसे मान लीजिए भतीजा है, ठीक है, आपकी फैमिली में मान लीजिए अगर आपका भाभी के मान लीजिए आपको लड़का हुआ, ठीक है, तो आप उसके चाचा हुए और आप अपने पापा को पापा कह रहे हैं ना, तो वो उनको भी वो पापा कहने लगता है। यानी कि वो अति संवेदनशील होता है, जो चीज सुनेगा खट से सीख लेगा, ठीक है, एकदम वो दिमाग नहीं लगाता बचपन छोटे में, वो बस देख के सीखता है। अच्छा पापा इनको बोल रहे हैं मतलब हमारे भी पापा हैं, ठीक है, जबकि होंगे वो दादा। क्लियर है? तो बच्चा क्या होता है, अति संवेदनशील होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, एक सह शिक्षा। सह शिक्षा मतलब साथ में पढ़ने वाले। कक्षा में लड़कों से शिक्षक यहां कहता है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। एक बात बताइए, आप अगर हमने कह दिया कि लड़कों से ए तुम लड़के हो ना, क्या लड़कियों जैसा रोते हो, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब हमने ये कह दिया कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते। मतलब हमने जेंडर को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, जबकि जेंडर इक्वलिटी लेके पढ़ाना है। सह शिक्षा मतलब बच्चे बच्चियां साथ पढ़ें, उसको अलग मत कीजिए। लेकिन जैसे ही आपने किसी पर्टिकुलर काम को, जैसे लड़कों को कहा लड़कियों से व्यवहार मत करो, या लड़कियों को कहा लड़का बनने का प्रयास मत करो, तो मतलब हमने जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जेंडर इक्वल करके चलना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव हमने कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो यही तो पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार चलिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। 22वां प्रश्न, आकलन। देखिए आकलन क्या होता है, मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था, बच्चों का जब भी आकलन किया जाएगा उनको डराने के लिए नहीं, आकलन करिए, देखिए बच्चा किस स्थिति में है और उसकी जो जो कमजोरियां हैं आप उस पर कार्य करिए और उसको सुधार कराने का प्रयास कीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखने में सुधार करने का एक तरीका है, ठीक है। आकलन क्या है, सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। इसको आप ध्यान देखिए, यहां बड़े ऑप्शन मत जाइएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तब आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन। देखिए समावेशन मैंने कल ही बताया था आपको, समावेशन मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, जो कभी स्कूल नहीं जाते और जो बहुत तेज पढ़ने में है, जो मीडियम वर्ग के हैं, सब बच्चों को मिलाकर एक साथ पढ़ाना क्या होता है, समावेशन। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड,
यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, सभी बच्चों को, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा तेज है तो उसको ज्यादा पढ़ाइए, कोई कमजोर है तो कम पढ़ाइए। बाकी आप अदर ऑप्शन पढ़ेंगे तो सब गलत हो जाएगा। ठीक, अब आप इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा कि हाँ यहाँ टॉपिक यही क्यों हुआ। जिस दिन आप ये समझना जान जाएंगे आपका साइकोलॉजी गलत होगा ही नहीं और सीटेट आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, वो पूछ क्या रहा है, हमको उत्तर कैसे निकालना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह वंचित वर्ग। देखिए वंचित वर्ग मतलब होता है कि जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या किसी कारण से छूट गए हैं। कह रहा कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, मतलब जो वंचित हैं उनके लिए शिक्षक क्या करे, पहला नंबर। अच्छा छोड़िए, दूसरा पढ़िए, उन्हें अलग बिठाना चाहिए, नहीं। उन पर ध्यान न दें, बिल्कुल नहीं। उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दें, बिल्कुल नहीं। तो सही कौन हो जाएगा, पहला बड़ा वाला। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाएं तथा उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता को पहचान कराता है। देखिए निर्योग्यता मतलब वो योग्य नहीं है, क्या पहचान कराता है। देखिए पहला नंबर अपमानजनक व्यवहार, मान लीजिए अगर वो बदतमीजी करता है तो क्या वो सीख नहीं सकता, बिल्कुल सीख सकता है भाई। दूसरा बी को डी, वाच को 100, 21 को 12 लिखना। देखिए वो सीखा जरूर है लेकिन सीखने की थोड़ी सी उसकी अवधारणा गलत है, उसको आप सही कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता मतलब वो निर्योग्य है, उसको योग्य बनाइए। ये कौन सा इंगित कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्रम अवधान विस्तार नहीं। लास्ट पढ़िए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, हाँ ये गड़बड़ है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि बेटा आ जाओ आज पढ़ाई होगी, और उन्होंने लगा नहीं नहीं सर मत पढ़ाइए, सर खेलने दीजिए। अच्छा ठीक है चलो खेल लो। फिर सर पेट दर्द कर रहा है, घर जाना है, हैं घर जाना है, चलो बैठो। फिर सर पानी पीने जाना है, मतलब वो लगातार अपने भावनाओं को फटाफट बदल रहा है। ये क्या होगा, अधिगम निर्योग्य, मतलब उसको सीखने में बहुत समस्या आने वाली है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। अर्थात अधिगम निर्योग्यता मतलब सीखने में ये बाधाएं उसको उत्पन्न करें जब उसका जल्दी जल्दी मूड बदलेगा। ठीक है, यानी कि संवेगात्मक प्रॉब्लम। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा सीखना, सीखना पहला संवेगों से तीक्ष्ण संबंध रखता है, सीखने वाले संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता। तो अभी तो मैंने आपको बताया संवेगों से सीखना प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। संवेग मतलब आपकी मनोदशा क्या है, आप पढ़ने के मूड में है कि नहीं है। पता चलिए आप दिमाग का टेंशन लेके आए हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो संवेगों से प्रभावित होता है। 28 नंबर अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, देखिए बड़े ऑप्शन चलिए, एक पहला है एक दूसरा। बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित नहीं, ये तो कह नहीं सकते। व्याख्यान के रूप में बिल्कुल नहीं। थर्ड नंबर स्पष्ट एवं आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला पुरस्कार है, ऐसा ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 28 देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या, देख लेते हैं, रुकिए एक मिनट। अच्छा हाँ 26 में छूट गया है। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए। देखिए ये इसका भी थर्ड है और 28 का थर्ड है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, माफ कीजिएगा, इसको हम देख लेते हैं। देखिए 26 हमारा है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देखता है। देखिए अगर बच्चा कम देख पा रहा है तो उसको आप नियमित विद्यालय बुलाइए और उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो जो आपका देखिए पहला लिखा है शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत, उसे अलग डालना चाहिए, गलत, विशेष प्रदान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ये थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी थर्ड ही सही था। ठीक, अब 29 और 30 बचता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है? देखिए, शिक्षक का अनुकरण नहीं, नकल करना बिल्कुल नहीं, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, यही एक सक्रिय माहौल है। अगर बच्चे आपसे बराबर प्रश्न पूछ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सक्रिय माहौल है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक गतिशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। देखिए, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव तब होगा जब उसका मन लगेगा कि यार सर क्या बताने वाले हैं, ठीक है, तब उसका मन लगेगा और तब होगा, यानी कि मन लगना मतलब जब उसमें रुचि होगी, यानी कि बच्चा अपनी रुचि से जब एक्टिव रहेगा तभी वो कक्षा में गतिविधियों में भाग लेगा और अच्छे से चीजों को सीख पाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा फास्ट कराया मैंने पेपर, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको उत्तर पकड़ना सिखाने का प्रयास है, और अगर आप सीख लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने सीटेट सीडीपी यानी कि बाल विकास को हमने कवर किया, जो कि 2016 फरवरी में एग्जामिनेशन हुआ था। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।